दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर यमुना के प्रदूषण स्तर को लेकर नेताओं को रात में नींद नहीं आ रही है, लेकिन आर पार की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सोते जागते यमुना का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन फिक्र कितनी है इस सरकार को, यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि छठ पूजा का पर्व है। यमुना की तस्वीरें कल से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीजेपी ने यहां पर एक बार फिर से डेरा डाल दिया है और केजरीवाल सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं। मलिका, बीजेपी का सवाल है कि क्या दिल्ली में यमुना को साफ रखना केजरीवाल की जिम्मेदारी नहीं है, और आप इस बात पर घेर रही है कि हरियाणा से गंदगी छोड़ने के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, और कुछ इलाके यूपी में भी आते हैं। तो यमुना पर सियासत अब तेज हो गई है। सियासत की भेंट यमुना की सेहत चढ़ चुकी है। ये तस्वीरें भयावह हैं, खतरनाक हैं। किस तरह से करोड़ों दिल्ली वासियों की जान के साथ खेला जा रहा है। जल तो जीवन है, लेकिन जीने के लिए सांस भी जरूरी है। लेकिन राजधानी समेत पूरे एनसीआर की हवा इतनी प्रदूषित है कि अब सांस लेना खतरनाक भी हो सकता है। हम कालिंदी कुंज में हैं, यमुना की तस्वीर दिखाई पड़ती है, लेकिन एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं एनसीआर में इस हवा की। इतना ये धुंध नहीं है, ये स्मॉग है। स्मॉग जिसमें पड़ोसी राज्यों से आने वाली पराली का धुआं, दिवाली के बाद जो अचानक एक्यूआई बिगड़ती गई है, ये सब उसका असर दिखाई पड़ रहा है। तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उसके आसपास, यानी नदी के ठीक दूसरी पार नोएडा का इलाका है, इसी तरह गाजियाबाद और दूसरे इलाकों में जाएंगे। लगभग पूरे उत्तर भारत की तस्वीर यही है। पूरा एनसीआर इस कदर प्रदूषित है कि यहाँ के लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल है। अब दिल्ली इसके लिए दोष दे हरियाणा को, पंजाब को, हरियाणा पंजाब दोष दे इसके लिए कि दिल्ली नाकामयाब है, यानी तमाम राज्य एक दूसरे को दोष तो देंगे। लेकिन सच ये है कि सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि पूरा एनसीआर प्रभावित है, और इसकी जिम्मेदारी इन एनसीआर के शहरों पे, जिसकी भी जिन राज्यों के अंतर आते हैं, हर किसी की है। क्योंकि आखिरकार आप और हम स्वच्छ हवा चाहते हैं सांस लेने के लिए, स्वच्छ पानी चाहते हैं पीने के लिए, लेकिन तस्वीर क्या ऐसी है, हर साल दर साल यही तस्वीर क्यों दिखाई पड़ती है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कालिंदी कुंज से पवन के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। और यमुना पर दिल्ली में सियासत तेज हो रही है, हालात लेकिन जस के तस बने हुए हैं। ये पानी पीने को मजबूर है। अब समझ में आया कि इन्होंने क्यों जमुना तट छठ पे प्रतिबंध लगाया, क्योंकि एयर पोल्यूशन में तो इनकी जो भद्द हो ही रही है। ये पानी के इस सिचुएशन को छुपाना चाहते थे। सरकार जब अपने राज्य में लोगों को मौत बांटने लगे, जहरीली हवा एक्यूआई 999-91, मैं आज तक की रिपोर्ट देख रहा था, और ऊपर से ये पानी की स्थिति, ये आप 2 दिन के लिए कह देते हैं अमोनिया है, पानी नहीं जाएगा। क्या अमोनिया समाप्त हो रहा है? आप यही पानी फ्री में देना चाहते हैं? मतलब आप मौत बांटना चाहते हैं। मुझे लगता है कि भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं। डीडीएमए का निर्णय एलजी साहब लेते हैं। यमुना में जो पानी आता है हरियाणा में से आता है। एलजी साहब भाजपा के सरकार के हैं, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा के नेताओं को अपनी सरकारों से और अपने एलजी से बात करने में क्या तकलीफ है। सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके, जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था उसे फिर दुरुस्त किया, उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की तरफ से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोपों की बमबारी का पिछले कुछ दिनों से हर सुबह सिलसिला सा बन गया है। इन आरोपों को लेकर अब समीर वानखेड़े का परिवार मुंबई पुलिस में पहुंच गया है। समीर वानखेड़े के पिता ध्यान देव वानखेड़े ने ओशिवारा डिवीजन के एसीपी के समक्ष नवाब मलिक के खिलाफ SC/ST एक्ट में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि ड्रग्स केस में अपने दामाद समीर खान की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए नवाब मलिक उनके बेटे समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। वानखेड़े के पिता ने अपनी शिकायत में ये भी कहा कि नवाब मलिक ने उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों की मानहानि की कोशिश की। साथ ही नवाब मलिक पर धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। इससे पहले समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 1.25 करोड़ की क्षतिपूर्ति की मांग की है।
कल इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नवाब मलिक को आज जवाब देने का आदेश दिया है। जब नवाब मलिक के वकील ने जवाब के लिए वक्त मांगा तो जज ने कहा, अगर आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं तो आप यहां भी कल तक जवाब दे सकते हैं। Nawab Malik should not pass any defamatory or derogatory statements against Mr. Gyandev Wankhede and his family members. Today, on behalf of Mr. Nawab Malik, time was sought to file the reply, and after hearing both the sides, court has directed Mr. Nawab Malik to file his reply by tomorrow. That means कि on 9th of November 2021 they have to file the reply, and matter will be heard on 10th of November next day. 10th of November 2021. इस बीच नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का एक और केस दर्ज हुआ है। ये केस दर्ज कराया है मोहित कंबोज ने, जिस पर नवाब मलिक ने आर्यन ड्रग्स केस के मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था। मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस केस में नवाब मलिक को 29 नवंबर को हाजिर होने का आदेश दिया है। यानी आरोपों की लगातार बमबारी के बाद अब बारी नवाब मलिक की तारीख पर तारीख की। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। समीर वानखेड़े पर लगे वसूली की कोशिश के आरोपों की जांच के सिलसिले में कल एनसीबी की विजिलेंस टीम ने प्रभाकर सैल से पूछताछ की। पूछताछ आज भी जारी रहेगी। प्रभाकर सैल के वकील के मुताबिक वो अपने आरोपों पर कायम है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद एनसीबी के सामने प्रभाकर सैल हाजिर हो ही गए। मुंबई क्रूज पार्टी ड्रग्स केस में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी में फिरौती वसूली की साजिश का भंडाफोड़ करने वाले गवाह प्रभाकर सैल कल दोपहर 2 बजे एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने पहुंचे। सैल ने दिल्ली से आई विजिलेंस टीम से क्या कहा ये तो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सैल के वकील तुषार खंडारे ने बता दिया कि सैल ने पूरी घटना पर उन्हें क्या बताया था, कैसे 18 करोड़ में डील फाइनल हुई थी। शुरुआती में उन लोगों ने 25 करोड़ की ऑफर किया था खान ऑफिशियल्स के पास। खान लीगल टीम जो थी उनके पास 25 करोड़ की ऑफिशियल डिमांड किए थे। उसके बाद निगोशिएशंस होके 18 करोड़ में डील फाइनल हो गई थी। जब डील फाइनल हो गई थी रात को 1:30 बजे, उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 10 बजे हाजी अली के यहाँ पे 50 लाख रुपए टोकन करके दिया गया। उसके बाद ये सब चक्कर चालू हो गया। सैल के वकील के मुताबिक डील पर काम शुरू ही हुआ था, लेकिन किरण गोसावी की सेल्फी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। डील के लिए ही एनसीबी अधिकारियों ने 8 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं की थी। जितने उन लोग के सस्पेक्टेड एक्यूज थे सारे लोगों को अरेस्ट किया ऑन द स्पॉट। जो मुद्देमाल था, जो भी एनसी उन लोग बोल रहे थे, जो ड्रग्स था, व्हाटएवर था, वो भी सब मिल चुका। तो 8 घंटे एनसीबी ऑफिशियल क्या कर रही थी वो एविडेंस लेके? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करवाई? क्योंकि उनको पैसा ऐंठना था। प्रभाकर सैल के वकील ने इस पूरी साजिश में एनसीबी के विवादित जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का नाम लिया। एनसीबी ऑफिशियल ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए अपने कुछ ऑफिसर्स और बाहर के जो दोस्त लोग थे उनके जो थे उन लोग को हाथ में लेके ये कॉन्स्पिरेसी एक्सटॉर्शन करने के लिए की है। एनसीबी के कौन ऑफिसर? एनसीबी के ऑफिशियल शुरुआती में तो वानखेड़े साहब दिख रहे हैं और उनका टीम भी दिख रहा है। इधर प्रभाकर सैल के वकील आज तक से बातचीत कर रहे थे, उधर बांद्रा से सीआरपीएफ गेस्ट हाउस में सैल से पूछताछ चल रही थी। रात करीब 12 बजे तक पूछताछ चली और आज भी ये जारी रहेगी। आज प्रभाकर सैल जी 2 बजे आए थे और अभी 12:20 हो गया है। आज की कार्रवाई अभी हम यहाँ पे रोक रहे हैं क्योंकि मेरी टीम भी सुबह 4 बजे की चली हुई है और प्रभाकर भी थक गए हैं। तो कल हम लोग आगामी दिन में फिर उनसे पूछताछ जारी करेंगे। एनसीबी की विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की आंतरिक जांच कर रही है। वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने वसूली के लिए फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ट्रैप किया। जांच के सिलसिले में विजिलेंस टीम उन कुछ ठिकानों पर भी गई जहां संदिग्ध मेल मुलाकात और डीलिंग की बात कही गई थी। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने विभिन्न घटना स्थलों का निरीक्षण किया जो कि जांच के लिए आवश्यक है, क्योंकि जांच की सारी कड़ियां जोड़ने के लिए घटना स्थल से जुड़ी हुई जानकारी और उसकी ज्योग्राफी हमें एविडेंस को लिंक करने में आसानी देती है।
समीर वानखेड़े पहले ही इस जांच से हटाए जा चुके हैं। मीडिया ने कल जब पूरे घटनाक्रम पर सवाल किया तो उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। Headquarters have already issued you a press release, so I cannot say much into that. Sir, no, I cannot say much into that. फिलहाल एनसीबी के स्तर पर इस केस की 3 टीमें जांच कर रही हैं। एनसीबी की विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की आंतरिक जांच कर रही है, तो दिल्ली के एनसीबी अफसरों के एसआईटी आर्यन ड्रग्स केस की। मुंबई पुलिस ने भी एसआईटी का गठन किया, जो प्रभाकर सैल के खुलासे की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने शाहरुख खान के मैनेजर पूजा डडलानी को समन भेजा है। समन शनिवार को पेश होने का था, लेकिन तबीयत खराब का हवाला देते हुए पूजा ने और समय मांगा है। दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ विद्या और सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। मातम में डूबा है भोपाल। वहां हमीदिया अस्पताल में हुए हादसे में 4 नवजात बच्चों की जान चली गई है। आग लगने से यह हादसा हुआ है। जिस वक्त ये आग लगी उस समय स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में 40 बच्चे भर्ती थे, लेकिन गनीमत रही कि 36 को बचा लिया गया। आखिर इस हादसे का गुनहगार कौन है? रात भर से बैठे हुए हैं, बस ना ये दिखा रहे। अगर मर गए हैं तो सामने रख दो ना, सब पहचान लेंगे अपने बच्चे। मेरी बच्ची हुई थी और बच्ची का जो धुआं के कारण से खत्म हो गया। तो उस मेला ही देखा ही नहीं दिया, बच्चा कहाँ है कैसा नहीं है, कुछ जानकारी भी कुछ नहीं साहब। आज तो कुछ बच्चे की जानकारी नहीं मिल रही हमारे। 3 बजे के बाद मुझसे कहती है कि आपका बच्चा खत्म हो चुका है। अभी तक न मुझे बॉडी मिली है, न मुझे चेहरा दिखाया, न मुझे कोई मुलाकात हुई है। जिन बच्चों की किलकारी से आंगन गूंजने वाला था, वो बच्चे अग्निकांड की भेंट चढ़ गए। जो अस्पताल जिंदगी देते हैं, वही 4 नवजातों के शमशान बन गए। एक जानकारी नहीं मिल रही हमारे। आप लोग अंदर नहीं जाने नहीं जान दे रहे। कितने दिन का बच्चा? 11 दिन को। मातम की ये तस्वीरें भोपाल के मशहूर हमीदिया अस्पताल की हैं। सोमवार की रात एक झटके में 4 मासूम लापरवाही की भेंट चढ़ गए। यहां कमला नेहरू बिल्डिंग की 3री मंजिल पर बने बच्चों के वार्ड में आग लग गई। उस वक्त करीब 40 नवजात बच्चों का इलाज स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट एसएनसीयू में चल रहा था। लेकिन जिंदगी बचाने वाली इस जगह पर आग ने ऐसा कहर बरपाया कि 4 नवजातों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद पूरे एसएनसीयू में धुआं भर गया था। वहां और जिंदगियों पर संकट था, लेकिन फौरन वार्ड की खिड़कियों के शीशे तोड़े गए ताकि धुआं बाहर निकल सके और जिंदगी बचाई जा सके। कि सामने एसएनसीयू वार्ड में अगर आप देखें तो जहां पे आपको खिड़कियों के टूटे हुए शीशे दिख रहे हैं, यहीं से इन्हें तोड़ करके धुएं को निकाला गया। माना जा रहा है कि अगर हाइड्रेंट काम कर रहे होते और धुआं समय पे निकल जाता तो बच्चों को बचाया जा सकता था, क्योंकि उस समय धुआं इतना गहरा घना धुआं हो गया था कि लोगों को या भी जो फायर कर्मी यहाँ पहुंचे थे वो भी बच्चों को बचाने के लिए सही समय पर अंदर जा नहीं पाए और इसके चलते ये घटना इतनी बड़ी हो गई। गंभीर नवजात बच्चों के वार्ड में इस दर्दनाक हादसे से हड़कंप मच चुका था। किसी भी परिजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी थी। सारे आला अधिकारी लगे हुए हैं, सारी स्थितियां सामान्य अंडर कंट्रोल है। प्लीज चलिए, प्लीज सारे आला अधिकारी लगे हुए हैं, सारी स्थितियां सामान्य अंडर कंट्रोल है। प्लीज चलिए, प्लीज। दमकल की गाड़ियां भी रेस्क्यू में जुटी। आखिरकार 36 बच्चों को सुरक्षित दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। घटना के 10 मिनट के अंदर ही मैं पहुंच गया था। स्वयं वार्ड से हमने बच्चों को बाहर निकाला। 40 बच्चे थे, जिसमें से 36 सुरक्षित थे। 4 बच्चों को हम नहीं बचा पाए। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। सवाल है कि भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? किस वजह से बच्चों के स्पेशल वार्ड में आग लगी और 4 नवजातों की जान चली गई?
हादसे के पीछे अलग अलग वजहें बताई जा रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हादसा हुआ, तो कुछ वेंटिलेटर में धमाका बता रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की आशंका भी जताई जा रही है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आग लगने की वजह से एसएनसीयू वार्ड में भर्ती 4 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार लापरवाही हुई कहां। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो कमला नेहरू चिकित्सालय है, यहाँ पे जो हाइड्रेंट्स होते हैं जिनके जरिए जो धुआं बाहर निकल जाता है आग लगने के बाद, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे। 4 मासूमों को खोने वाले परिजन सुध-बुध खो बैठे हैं। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उनका आंगन फिर से सूना हो गया है। रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। जिन परिजनों ने अपने आंगन के चिराग को खोया है, उनका गुस्सा उफान पर है। उनकी नाराजगी उस सिस्टम से है जिनकी लापरवाही हादसे की वजह बनी है। और कुछ परिजन ऐसे हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि उनके बच्चे जिंदा हैं, फिर भी उन्हें मृत बताया जा रहा है। नहीं जान दे। कितने दिन का बच्चा? 11 दिन को। ये भोपाल की मनहूस रात के बाद पहली सुबह है। 4 बच्चों की मौत ने शहर को सदमे से भर दिया है। रात में हुए हादसे के बाद बच्चों के परिजन अस्पताल के गेट पर मासूमों के सुरक्षित होने के समाचार का इंतजार करते रहे। अपने नौनिहालों से जुड़ी जानकारी के अभाव में वो परेशान दिखे। शिकायत थी कि उन्हें सही जानकारी नहीं मिल रही। ऊपर और 3 घंटा से इंतजार कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, भैया एक जने चल जान दो, हमारे बच्चे बाहर हुए और नहीं तुम नहीं जान दे रहे तो बच्चों हमें बता दो। सुबह हुई तो बेबस लाचार परिजनों की वैसी ही भीड़ दिखी। सभी शिकायत कर रहे थे कि अस्पताल प्रबंधन कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे रहा। वो अब भी उस मनहूस पल को याद कर रहे हैं। एक जानकारी नहीं मिल रही हमारे। आप लोग अंदर नहीं जाने? नहीं जान दे। कितने दिन का बच्चा? 11 दिन को। हमें मृत बच्चा नहीं चाहिए। परिजन अब उस वक्त को याद कर रहे हैं जब ये दर्दनाक हादसा हुआ। अस्पताल के बाहर पीड़ित परिवार अभी भी इस इंतजार में है कि शायद कोई उन्हें सुकून देने वाली खबर मिल जाए। और 4 बच्चों का नाम लिए, मेरे बच्चे का नाम नहीं आया, कह रहा 2 घंटे पहले, जबकि यही घटने के बाद मरा है। हम तो वहीं मौजूद थे। अस्पताल वालों की। हम हमारे बच्चों को जिंदगी देने लाए थे, या तो जिंदगी चली गई। जिन 4 बच्चों की मौत हुई उनमें से कुछ परिजनों का दावा है कि उनका बच्चा जिंदा है, मृत बच्चा उनका नहीं है। हमें मृत बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि हमने देखा हमारा बच्चा जिंदा है। मेरे पास वीडियो है, सबूत है, सब है मेरे पास। जब ले जा रहे थे तब भी मेरा बच्चा जिंदा था। हमें हमारा बच्चा चाहिए। अभी मेरा मोबाइल चार्जिंग पे गया, मैं आपको वीडियो बताऊंगी जब ये लोग बच्चे को निकाल रहे थे बाहर। बच्चा जिंदा है पर ये लोग कह रहे मरा हुआ बच्चा दे रहे हमें। और न हमारे बच्चे की फोटो हम कह रहे मरा है तो हमें दिखा दो, हम पहचान लेंगे। वो भी नहीं दिखा रहे, सिर्फ चिट के जरिए कह रहे कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है, और जबकि हमारा बच्चा दूसरी चिट में है। भोपाल की यशोदा ने भी अपने नाती को चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती कराया था। कल ही उसका जन्म हुआ था। सांस की परेशानी थी, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा। वहाँ पर बच्चे को दूध पिलाने गई थी तो बोल रही थी आग लगी, लेकिन है ना बोले जरा सी आग लगी थी, बोले ज्यादा, और वो आग बुझा भी दी थी बोले, लेकिन पता नहीं बोले मोबाइलों की वजह से वो आग ज्यादा हो गई है। वो कैसे लग गई बोले उसके बाद। और हमारा बेबी उसी में था, और अभी हमारा बेबी 1 नंबर वार्ड में, लेकिन वो बोल रहे कि ये तुम्हारा नहीं है। तो कैसे क्या मतलब ये क्या कौन कह रहा? आपने पहचान शिनाख्त करी बच्चे हाँ, की? पहचाना ना, हमने पहचाना हमारे बेबी को, हमारे पास फोटो है। लेकिन वो जिसको हमारा बेबी दिया है उनने खुद बोला कि हमारे बच्चे की चिट पूरी निकल गई थी, तो हमने ये अलग से चिट लगवाई है। मैंने कहा ये बच्चा हमारा है, और डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे की डेड बॉडी 11 बजे आएगी, तो हम क्यों लेंगे हम किसी और की डेड बॉडी। हमीदिया अस्पताल में आग लगने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले इसी साल 7 अक्टूबर को भी नई बिल्डिंग में आग लगी थी।
तब दूसरे फ्लोर पर स्टोर रूम में आग फैल गई, लेकिन वक्त रहते उस पर काबू पा लिया गया था। लेकिन इस बार की आग ने सदमा दे दिया है। पीड़ित परिवार मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनके मासूमों को सौंप दिया जाए। रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। हादसे के बाद मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग कुछ देर पहले अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आज तक संवाददाता रविशपाल सिंह से खास बातचीत में कहा कि जो बच्चे क्रिटिकल हैं उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हादसे के बाद पहली सुबह और एक बार फिर से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंच गए हमीदिया अस्पताल में। कुछ घंटे पहले ही आप वापस गए थे, रात भर आप यहाँ थे, तो अभी अब क्या स्थिति निकल के सामने आई? देखिए, अभी सभी बच्चों का इलाज चल रहा है और जैसा कल ही मैं तो 10 मिनट के अंदर ही आ गया था, बच्चों को रेस्क्यू करके 40 में से 36 बच्चों को हमने रेस्क्यू किया था। उनका इलाज चल रहा है। हर एक बच्चे के साथ एक एक डॉक्टर हमने लगाया है, क्योंकि एसएनसीयू में वैसे भी क्रिटिकल ही तबीयत वाले बच्चे रहते हैं, पर सभी का इलाज चल रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच की घोषणा की थी, वो जांच शुरू हो गई है। अभी एक बात निकल के सामने आ रही है कि परिजन आरोप लगा रहे हैं बच्चे मिल नहीं पा रहे। मैंने और वैसे तो रात में जब सब कुछ ठीक हो गया तो एक एक पेरेंट्स को हम लेके गए थे ऊपर। वहीं बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बक्सर में भी 2 मौत की खबर आई है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक बेतिया में लोग गुस्से में हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के खिलाफ कल नाराज लोगों का गुस्सा फूटा। उनके खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। भीड़ चीख रही है, चिल्ला रही है, नारेबाजी कर रही है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल की गाड़ी को घेर कर नाराज लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। बेतिया के दक्षिण तेलुआ गांव में बीजेपी नेता उन परिवारों से मिलने पहुंचे थे जिनके यहां जहरीली शराब पीने से किसी की मौत हो गई। ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा 10 लोगों की जान चली गई। चंद रोज पहले शराबबंदी के फैसले पर फिर से सरकार को विचार करने की नसीहत देने वाले संजय जायसवाल सोमवार को बेतिया पहुंचे। बात यहां तक तो ठीक थी, लेकिन हंगामा और बवाल तब शुरू हो गया जब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के हाथों पीड़ित परिवारों को 5-5 हजार की मदद राशि का लिफाफा थमाया। हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। क्या हमारे पिताजी की मृत्यु होने पर 5,000 उनका कीमत लग रहा है। हमारे यहाँ का संजय जायसवाल जो आए 5,000 रुपया देकर और 1 मिनट भी नहीं रुके और यहाँ से चले गए। हमारे पिताजी मर गए, हम अब किस तरह रहेंगे, हमारा व्यवसाय किस तरह चलेगा, हम लोग कौन देने वाला है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और आए और 5,000 रुपया दिए और फिर चले गए। उससे क्या होगा हम लोग का? क्या दिन का जिंदगी हम लोग का 5,000 रुपया में हो जाएगा? हमारे इतना समय हम 5,000 रुपया में क्या हम लोग जी सकते हैं? आए और 5,000 रुपया देकर चले गए। बीजेपी नेता ने महज 5,000 की मदद राशि दी तो पीड़ित परिवारों का गुस्सा फूट पड़ा। बीजेपी नेता की गाड़ी देख भीड़ जमा हो गई, हंगामा तेज हो गया। सैकड़ों की भीड़ ने संजय जायसवाल की गाड़ी को घेर लिया, नारेबाजी शुरू कर दी। आखिरकार संजय जायसवाल को वापस लौटना पड़ा। जिस इलाके में संजय जायसवाल पहुंचे उस इलाके में 10 परिवारों में मातम पसरा है। इनके घर की खुशियां छिन गईं। छठ पर्व से ही यहां दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आज तक संवाददाता सुजीत झा तेलुआ के वार्ड नंबर 3 में पहुंचे और जहरीली शराब से हुई 10 मौतों पर जानकारी जुटाई। जहरीली शराब की वजह से 10 लोगों की मौत हुई है। ये जितने मकान आप देख रहे हैं सब ये प्रभावित मकान है और इसमें किसी न किसी की मौत हुई है इस पूरे गली में। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं यहाँ पर जो कि उनके रिश्तेदार, उनके भाई, पति, तमाम लोग इस जहरीली शराब के शिकार हुए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग शिकार हुए हैं इस जहरीली शराब के वो सब प्रवासी मजदूर थे जो कि बाहर, बिहार के बाहर काम करते थे और छुट्टियों में, खासतौर पर दिवाली और छठ की छुट्टियों में वो लोग घर आए थे। शराबबंदी के बीच इतने बड़े पैमाने पर जहरीली शराब से मौत यकीनन सवाल खड़े करती है। आखिर कहां थी पुलिस? कैसे सख्ती के बाद भी जहरीली शराब की बिक्री की गई? मौत का आंकड़ा एक दिन का नहीं,
फिर भी प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। परिजन बता रहे हैं कि कैसे इस मामले में लापरवाही हुई। जो शराब देकर गया था रमेश सोहनी, झांखरा निवासी के हैं, ठीक है, वो बताए थे जे शराब जहरीली हो चुका है, इसको बेचने का कोशिश मत करिएगा, आप लोग उसको गिरा दीजिए, ठीक है ना। फिर भी के बताने के समय पर भी समझिए जे ये लोग दारू जनता को पिलाए मौत हुई। हाँ जी, उसकी मौत हो गई। इन दो चचेरी बहनों की शादी भी तय हो चुकी थी, लेकिन अब इनके पिता नहीं रहे। जहरीली शराब ने दिवाली से ठीक पहले वाली रात मदन राम और धनी राम की जान ले ली। अब तो सब ऊपर जरूरत खत्म हो गई। अब देखिए 3 गो लड़की बड़ी से है, 2 गो बच्चा बड़े से। अब तो कोनो शहर नहीं है लोग जी, अब क्या यहाँ का हो या तो हो गए लख शादी के में गोदन सार पायल तो ये होत रहे जे चल जाई, हम दोनों भाई राय करते से चल जाई, कुछ पैसा दे के आवल जाला, तो ओकरा बाद में बर्तन भरिया है बिजाबी सब कह के तो दिन उन उतरा ला। अब देखी जाई क्या हो गए। लोगों के मुताबिक तिलवा में 16 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम सिर्फ 13 का हुआ। इस वजह से सरकारी फाइल में वही 13 नाम शामिल किए गए हैं। जहरीली शराब ने केवल जान नहीं ली है, बल्कि अरमानों को भी खत्म कर दिया है। कई घरों में बेटियों की शादी करनी थी। एक मदन राम की बेटी जो निशा कुमारी है, उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन पिता की मौत हो गई। अब ये शादी कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी तरह से आप देखिए बगल में ही धनी राम का भी मकान है, और धनी राम की 3 बड़ी बेटियां हैं। एक की शादी तय हो गई है और उनकी मृत्यु हो जाती है जहरीले शराब की वजह से। अब ये शादी कैसे होगी, आप देखिए 3 बेटियां हैं, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, कमाने वाला कोई है नहीं, एक भाई हैं जो कि कुछ अब सहारा बन सकते हैं, लेकिन इन्हें मदद की जरूरत है। मातम अथाह है। अब सरकार एक्शन और जांच का भरोसा दे रही है। आज हमारी जिम्मेवारी है तो हम लोग जरूर करेंगे और पूरे तौर पर कर रहे हैं। और अभियान तो हम आप लोगों को बता रहे हैं, भाई इसको तो चलाना होगा, फिर हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे कि जहां कहीं भी किसी चीज के बारे में मालूम हो, इसकी जानकारी के लिए बाजाप्ता कमेटी बनी हुई है, वहां तुरंत इन्फॉर्म करिए। लेकिन बेतिया में पीड़ित परिवार पूछ रहे हैं कि जो चले गए उनके परिवारों का क्या, कैसे कटेगी जिंदगी। अब उन्हें सिर्फ मदद की ही आस है। रामेंद्र गौतम के साथ सुजीत झा, बेतिया आज तक। दिल्ली नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना के बाद डेंगू का बड़ा संकट सामने आ गया है। डेंगू का ऐसा कहर जिसने पूरे सूबे को खौफ में डाल दिया है, जिसने लोगों को दहशतजदा कर दिया है, जिसने सैकड़ों लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया है। यूपी में भी बदलते मौसम के बीच डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शहर शहर के अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यूपी के कई जिलों में हाल के दिनों में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। आफत का आलम यह है कि लोग बुखार से तपते मरीजों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं और इलाज के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यूपी के बरेली में डेंगू कहर बनता जा रहा है। यहां अब तक 400 से ज्यादा डेंगू के केस आ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि डेंगू बुखार से यहां 6 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। डेंगू की स्थिति का लगभग पूरे जनवरी से लेकर के अभी तक 422 केस निकल चुके हैं, इसमें 6-7 की मृत्यु हुई अभी तक। और अब इस समय डेंगू हमारे जनपद में कंट्रोल हो रहा है। कल 3 केस निकले थे, इससे पहले कोई केस था नहीं। इससे पहले 7, पहले की तुलना में हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप है। खतरे के बीच लोगों को जागरूक करने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। सहारनपुर में भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या यहां 400 के करीब पहुंच गई है।
अभी जिले में डेंगू से किसी मरीज की मौत की सूचना तो नहीं, लेकिन अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या डरा रही है। बुखार के केसेस अभी भी आ रहे हैं काफी पीएससी सीएससी पे जिला अस्पताल में, लेकिन पहले के मुकाबले जो अब कुछ कम हो गई है ओपीडी, फीवर केसेस भी कुछ कम है और अभी तक क्रमिक जो है वो 387 केसेस डेंगू के हमारे पास हैं।